जी, जिंदाबाद। जोहार। जोहार जोहार। तो कैसे हैं? बढ़िया हूँ। ओके। साथी जो इस पर फेसबुक पर देख रहे हैं, क्या वो कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे आप लाइव हैं, आवाज आ रही है? फेसबुक पर साथी सत्यम, आप सुन पा रहे हैं? जी, 2 मिनट में शुरू करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सिचुएशन को। हाँ, ठीक है। जी जी जी। जी, लाइव है और बातचीत शुरू करते हैं। तो नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार दोस्तों। संविधान लाइव के इस विशेष लाइव में आपका स्वागत है। साथियों, संविधान लाइव एक डॉक्यूमेंटेशन इनिशिएटिव है। इसके जरिए विभिन्न शहरों में रहने वाले युवा, संस्कृति कर्मी, पत्रकार, शिक्षक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता और अन्य विधाओं से जुड़े साथी अपने समय के दस्तावेजों को, हमारे जनांदोलनों को दर्ज करने की नितांत निजी कोशिश कर रहे हैं। यह काम हम वेबसाइट, जो एक संविधान डॉट लाइव के नाम से है, और ये यूट्यूब चैनल जो इसी नाम से है, उसके जरिए कर रहे हैं। भोपाल में समय समय पर संविधान लाइव के स्टडी सर्किल और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कोरोना काल में इनकी गति थोड़ी धीमी है, लेकिन ये प्रयास सतत जारी है। इस कड़ी में आज हम उत्पादन और उपभोग, यानी प्रोडक्शन और कंजप्शन पर बात करेंगे, और यह बातचीत आदिवासी नजरिए पर केंद्रित होगी। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कवि, कथाकार और रंगकर्मी अश्विनी कुमार पंकज जी। इससे पहले कि हम अश्विनी जी के अध्ययन और अनुभव के जरिए अपने समाज के साधनों और संसाधनों पर जो कब्जे की राजनीति है, उसे परखने की कोशिश करें, मैं समझता हूँ उनके बारे में कुछ बातें जरूरी है बताना, जो निजी भी हैं और सार्वजनिक भी। जो मित्र परिचित हैं, अपने देश और समाज को परखने के, जानने के उत्सुक हैं, उनके लिए अश्विनी पंकज जी का नाम कोई नया नाम नहीं है। वे सभी परिचित भी हैं और विभिन्न सार्वजनिक मंचों, किताबों और वेबसाइट्स आदि पर अश्विनी जी का एक मोटा मोटा परिचय मौजूद है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वो कितनी उनकी उम्र है, और चेहरा देखकर भी कुछ उम्र का अंदाजा शायद लगा लें। ये भी पता चलता है हमें उससे कि वे हिंदी और झारखंड की देशज भाषा जो नागपुरी है, और उनकी मातृभाषा मगही, उसमें वो लिखते हैं। अश्विनी जी ने आदिवासी जीवन, समाज, भाषा, संस्कृति, इतिहास, पर्यावरण, इन सब विषयों पर थिएटर हो, लेखन हो, फिल्म हो, ऐसे अनेकों माध्यमों से काम किया है। और मुख्य रूप से जो मुझे जानकारी है कि झारखंड और राजस्थान उनके मोटे मोटे कार्यक्षेत्र रहे हैं बहुत, जहां पर उन्होंने सतत काम किया है। और अश्विनी जी की यात्रा 90 के दशक के शुरुआत में होती है, जब वो रांची में जन संस्कृति मंच और एक उलगुलान संगीत नाट्य दल, जो अश्विनी जी ने मुझे बताया था कि उसकी स्थापना इन कुछ साथियों ने की थी, और उसके संगठक सदस्य रहे ये। 1987 के आसपास अश्विनी जी ने विदेशिया एक मैगजीन का संपादन और प्रकाशन शुरू किया था। 90 के दशक में आदिवासी भाषाओं में रंग आंदोलन की पहल की और 150 से ज्यादा नाटकों का लेखन निर्देशन किया, जिसकी करीब 7000 से अधिक रंग प्रस्तुतियां, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतना हो चुकी हैं। और लेकिन पिछले
लगभग मुझे लगता है कि 1.5 दशक से अश्विनी जी ने थिएटर पर बहुत काम नहीं किया है, जिसका उन्हें मलाल रहा। लेकिन इसी बीच उन्होंने 2012 में दलित आदिवासी नाट्य समारोह की परिकल्पना की थी, और वो एक महत्वपूर्ण काम जिससे सभी साथी परिचित भी होंगे। इसके अलावा उनका सृजन काम जो है वो रंग वार्ता, जोहार सहिया, जोहार दिशुम खबर, इन सब पत्रिकाओं के प्रकाशन संपादन से होता रहा है। ये सब बातें, और इसके साथ जुड़ी हुई बात ये है कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, राजनीति, इतिहास, दर्शन, इन सब में अश्विनी जी ने, मुझे लगता है कि संभवतः 25-26 किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और ये सभी बातें आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। लेकिन इन सब के इतर जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि मूलतः मैं जितना जानता हूँ अश्विनी एक कवि हैं, और उनके जीवन में भी कविता जैसी ही लय है। यह लय कभी बहुत धीमी होती है, कभी तीखी होती है। जैसे एक इंसान बहुत तेजी से काम करता है, कभी धीमे करता है। और मैंने देखा है कि काम के प्रति अश्विनी का जो जुनून है वो दिन रात काम करने वाले साथियों में से हैं। और जब मैं रांची में था तो हम लोगों के बीच में ये बहस भी होती थी कि वो खुद जितने सक्रिय रहते हैं दूसरों से भी उतनी ही उम्मीद करते हैं, जो कि हम जैसे लोग नहीं हो पाते कभी। तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि करीब 18-19 साल से मेरा अश्विनी जी के साथ सघन संवाद होता रहा है, और हम इन सालों में हमने कई रातें दिन एक साथ खाते, गुनगुनाते, लड़ते झगड़ते एक साथ गुजारे हैं। इस बातचीत को शुरू करने से पहले बस एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि निजी तौर पर जितना मैं अश्विनी को जानता हूँ, और पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि उन्होंने जो लिखा है, जो किया है, जो बोला है, उसमें और उनके जीवन में कोई फर्क नहीं है। अश्विनी के लिखे बोले एक एक शब्द को उनके जीवन में देखा जा सकता है। बराबरी उनके जीवन का केंद्रीय फलसफा है, और यही वजह है कि उनके दोस्तों की जो सूची है उसमें कच्ची उम्र के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक की लंबी फेहरिस्त है। तो हम बात करते हैं अश्विनी जी से उत्पादन, उपभोग और आदिवासी समाज विषय पर। यह बातचीत बिल्कुल अनौपचारिक होगी, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अश्विनी जी, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा बिल्कुल कि मौजूदा दुनिया में जो उत्पादन के साधनों पर चंद लोगों का कब्जा हो चुका है, संक्षेप में इसके कारणों पर आपसे जानना चाहेंगे कि वह क्या परिस्थितियां रही हैं कि एक खास किस्म के तबके के हाथों में संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। अश्विनी जी। संविधान लाइव के सभी साथियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत जोहार, और जो भी दर्शक आज की इस लाइव में शामिल हैं या हो रहे हैं, उन सबको भी मैं अपनी ओर से जोहार कहता हूं। और सचिन को खास करके इसके लिए ज़्यादा भारी भरकम जोहार कहता हूं कि उसने मुझे इस योग्य समझा कि इस भारी भरकम विषय पे वो बात करें। मेरे जैसे लोगों के लिए ये संवाद जो है बहुत भारी भरकम है, और सुनने में ही बड़ा डर लगता है, उत्पादन, उपभोग और जाने क्या क्या। तो मैं लेकिन तब भी जो मेरी जानकारी है और जो मेरी सीमाएं हैं, उसके आधार पे इस विषय पे शायद इस विषय पे अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। लेकिन चूँकि इतनी जल्दबाजी में ये प्रोग्राम फिक्स हुआ, वरना मैं ये सलाह देता कि बेहतर होता कि इस पर किसी आदिवासी व्यक्ति से बात की जाती, क्योंकि मैं आदिवासियों का प्रवक्ता खुद को नहीं मानता। इसलिए जो बात होगी वो मेरे नज़रिए से ही होगी। निश्चित तौर पे उसमें आदिवासी दर्शन उसमें एक टूल होगा चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि मैं आदिवासी समाज का प्रवक्ता नहीं हूँ, और उनकी तरफ से बोलने के लिए अपने को अधिकृत नहीं मानता हूँ। तब भी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्पादन और उपभोग, और जैसा कि जो सवाल जो पहला सवाल है सचिन का कि ये कैसे हुआ कि इंसानी समाज के ऐतिहासिक विकास क्रम में एक वर्ग या एक समूह इस तरह का हो गया
जिसने उत्पादन और उपभोग की सारी चीज़ों पे अपना कब्जा किया, और उसी के साथ एक समूह ऐसा रहा जिसने उत्पादन और उपभोग पर एक सामूहिक नियंत्रण रखा, एक सामूहिक दायित्व रखा और उसके तहत जीवन को आगे बढ़ाया, समाज, सभ्यता, संस्कृति को आगे बढ़ाया। ये दोनों समाज हमारे सामने हैं। मैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि दरअसल आज जो पूरी दुनिया में डिस्कोर्स है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो सोशल डिस्कोर्स है, जो इकोनॉमिकल डिस्कोर्स है, वो मुख्यतः उसके मैं 3 वर्ग मानता हूँ। एक वर्ग जो है कि जो पूंजीवादी है और उसमें एक उदार तबका है, और जो दूसरा तबका है मतलब ये जो 3 तरह के जो विचार हैं मैं उसको देखता हूँ और बौद्धिकों के को भी उसी श्रेणी में रखता हूँ। इन 3 वर्गों में पहले हैं दक्षिणपंथी, दूसरे हैं मध्यम मार्गी और तीसरे हैं वामपंथी। इन्हीं 3 विचारधाराओं के आधार पर आज पूरी दुनिया में सारी चीज़ों पर बहस होती है। तो जो पहला तबका है, जो दक्षिणपंथी तबका है, मैं उसको एक पूंजीवादी तानाशाह के बतौर उसको समझता हूँ, और जो दूसरा है मध्यम मार्गी तबका, वो थोड़ा उदार और लोकतंत्र का समर्थक है, जबकि जो तीसरा तबका है मार्क्सवादी तबका, आप सब उसके विचारों से अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो ये जो इन तीनों तरह की जो अवधारणाएं हैं, वैचारिक अवधारणाएं हैं, जो मेरा मानना है और जो मेरा जहाँ तक अध्ययन है, पिछले 3000 सालों से इन्हीं तीनों वैचारिकताओं के आधार पे हम दुनिया को देखने, समझने, जानने और परखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसमें जो पिछले कम से कम 1.5-2 सेंचुरी के अंतर्गत 1.5 सदी के अंतर्गत जो सबसे बड़ा विचार है जिससे पूरी दुनिया आंदोलित है, वो है साम्यवादी विचार, जिसकी स्थापना का श्रेय मार्क्स और एंगल्स को है। अब मार्क्स और एंगल्स की जो अवधारणा है इस पूरी दुनिया के बारे में, वो कैसे बनी, उसका सूत्रपात कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग पूंजीवादी विचारधारा के बारे में और जो मध्यम मार्गी विचारधारा है उसके बारे में परिचित हैं, और उसको लेके जो शुरुआती डिस्कोर्स हैं, खास करके जो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। उसी तरीके से जो मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है, जिससे आज पूरी दुनिया या एक सदी में 20वीं सदी के आरंभ में ये तय हो गया था कि दुनिया में 2 ही वैचारिक ध्रुवीकरण है, एक पूंजीवादी और दूसरा मार्क्सवादी। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि जो मार्क्सवादी अवधारणा है वो क्या है। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा पीछे और आप लोगों को ले जाना चाहूँगा, और मैं ले जाना चाहूँगा उस कालखंड में जिसको हम लोग हिस्ट्री में मौर्यकालीन समय मानते हैं या बुद्ध का पीरियड मानते हैं, आज से लगभग 2500-3000 हजार साल पहले। तो उस दौर में अगर जो लोग इतिहास के गंभीर अध्येता हैं वो जानते हैं कि क्यों बुद्ध का उदय हुआ, महावीर क्यों 3000 साल पहले हमारे समाज में दिखाई पड़ते हैं, और बुद्ध और महावीर से भी पहले लगभग दर्जन भर से ज़्यादा फिलॉसफर हमको भारतीय भूमि पर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से अधिकांश को हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि महावीर और बुद्ध की तरह वो लोग पॉपुलर नहीं हुए। पॉपुलर यही 2 लोग हुए, पर एक जो तीसरा शख्स है कई लोगों में, वो है मखली गोसाल। तो जो मखली गोसाल का समय है, क्योंकि मखली गोसाल जो दार्शनिक हैं, जिनको फिलोसफिकल स्टडी में, दार्शनिक अध्ययन परंपरा में जिनको नियतिवादी माना गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सचिन का जो सवाल है कि क्यों हुआ कि एक वर्ग इस तरीके से प्रभु वर्ग बन बैठा और संसाधनों पर उसने कब्जा किया, उसको समझने के लिए हमको बुद्ध बहुत मदद नहीं करते।
मेरी इस बात से आप लोगों की या कुछ लोगों की असहमति हो सकती है। महावीर भी इसको समझने में हमारी बहुत मदद नहीं करते हैं, लेकिन मक्खली गोसाल एक ऐसे दार्शनिक हैं जो इसको समझने में हमारी बहुत मदद करते हैं। हालांकि मक्खली गोसाल के बारे में कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और इसके जो 2-3 अच्छे काम हुए हैं वो एक बंगाली विद्वान थे, उन्होंने 1912 में सबसे पहले मक्खली गोसाल पर काम किया। उसके बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं A.L. बासम, उन्होंने मक्खली गोसाल पे काम किया। तो इन दो लोगों को छोड़ करके कोई बहुत बड़ा काम मक्खली गोसाल के दार्शनिक पृष्ठभूमि पर उस समय के समाज पर नहीं हुआ। और आज तक भी हम लोग जो समाज की को समझना चाहते हैं उसको हम लोग बुद्धा के फ्रेम में ही कस के देखना चाहते हैं, महावीर को भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो जैसा कि इतिहासकार हम लोगों को बताते हैं कि ये वो समय है, मक्खली गोसाल का जो समय है, बुद्धा का जो समय है, महावीर का जो समय है, या जो मौर्यन कालीन समय है, ये वो समय है जब एक नई समाज व्यवस्था का उदय हो रहा था, एक नई तरह की सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था, एक आर्थिक संरचना विकसित हो रही थी। और यही वजह है कि ये जो नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था आ रही थी उसके कारण कई तरह के विषमताएं समाज में दिखाई दे रही थी। जैसे चोरियां बढ़ गई थी, अनाजों की लूट बढ़ गए थे, हत्याएं होने लगी थी। और इसके कारण हम लोग उस व्यवस्था में देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर में जो समाज रूपांतरित हो रहा था, कृषि व्यवस्था के अंतर्गत जो समाज आ रहा था, वो समाज ही इन सब चीजों से उसके सामने ही इस तरह की नई समस्याएं आ रही थी। ये समस्याएं उसके समानांतर मौजूद आदिवासी समाज में नहीं थी, लेकिन जो गैर आदिवासी समाज है उस दौर का, उसमें ये सारी चीजें आ रही थी कि लूट बढ़ गई थी, हत्याएं बढ़ गई थी, चोरियां बढ़ गई थी, घृणा और द्वेष बढ़ गए थे। तो जो एग्रीकल्चर से की सरप्लस से जो व्यवस्था निर्मित हो रही थी उसके दुष्परिणाम ये सब थे। और इसीलिए हमको उस कालखंड में हमको एक साथ कई दार्शनिक एक ही टाइम में दिखाई पड़ते हैं। मक्खली गोसाल दिखाई पड़ते हैं, महावीर दिखाई पड़ते हैं, बुद्धा दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इन तीनों की फिलॉसफी का, पॉलिटिकल फिलॉसफी का हम बहुत गहराई में उसको नहीं देखें, सिर्फ मोटे तौर पे ये देखें, तो मूल सूत्र क्या थे, इन तीनों के मूल धम्म क्या थे, उपदेश क्या थे, ये तीनों ही कह रहे थे, या और तमाम उस दौर के जो दार्शनिक हैं वो कह रहे थे चोरी मत करो, हत्या मत करो, लूट मत करो, हिंसा मत करो, भाईचारे के साथ रहो। तो ये क्या वजह थी कि 3000 साल पहले के भारतीय समाज में हमारे दार्शनिकों को, हमारे पुरखों को, हमारे बुजुर्गों को अचानक से ये बात कहने की जरूरत आन पड़ी थी? क्या वजह थी? मुझे लगता है कि सचिन का जो सवाल है उसका जवाब इसी में है, क्योंकि ये जो एक नई किस्म की सामाजिक आर्थिक संरचना आ रही थी उसको लेकर जो समाज में द्वंद्व था और जो समाज में तरह तरह की विषमताएं पैदा हो रही थी, सरप्लस के आधार पे एक प्रभु वर्ग निर्मित हो रहा था। वो प्रभु वर्ग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए दास बना रहा था लोगों को, ज्यादा से ज्यादा जंगल साफ कर रहा था खेती के लिए, ज्यादा से ज्यादा वन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा था, और उसका उपभोग, जो उपभोग का सवाल है, वो उपभोग मतलब उसका पूर्ण उपभोग करने वालों की संख्या मुट्ठी भर थी। जो किसान थे, जो कारीगर थे, जो दास थे, उनको उपभोग में उतना हिस्सा नहीं मिल रहा था जिसके वो जनक थे, जिसके वो उत्पादक थे। इस कारण से अचानक से समाज में एक अराजकता का माहौल था, एक आपसी द्वंद्व का माहौल बना, जिसमें जिनके पास जो उपजा रहे थे और जिनके पास नहीं रह पा रहा था जीवन यापन के लिए अनाज और दूसरे संसाधन, वो लूट, हत्याओं और हिंसा में संलग्न हो रहे थे।
तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि 3000 साल पहले के उस कालखंड में अचानक से दर्जनों जो फिलोसफर हैं वो एक साथ हमको ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि लूट मत करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है मेरे ख्याल से कि किस तरीके से समाज में प्रभु वर्ग का उदय हुआ एग्रीकल्चर के सरप्लस के कारण और उस पर नियंत्रण के कारण। उसमें से कई लोगों को सिर्फ कारीगरी और सेवाओं के कार्य में लगाया गया, जो अनाज उपजाने का काम करते थे, कारीगरी का काम करते थे, टूल्स बनाने का काम करते थे, हथियार बनाने का काम करते थे, जीवन यापन के लिए जो दूसरे साधन हैं जैसे बर्तन वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, उसको बनाने वाले कारीगर थे। और कुछ एक ऐसे समूह का एक ऐसा छोटा समूह का उदय हुआ जो एक तरीके से लठैत था, जो अपने लाठी के बल पे, अपने ताकत के बल पे, जिसको कि श्रेणी कहा गया। ये जो इतिहास में, भारतीय इतिहास में जो आमतौर पे हम लोगों को कहा जाता है कि मैं बुद्धा काल में जातिगत व्यवस्था आ गई थी, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस समय जातिगत कोई बंटवारा नहीं था। आर्य लगभग उसी समय में आए थे और उनका आगमन तुरंत हुआ था हड़प्पा के नष्ट होने के बाद में, मोहनजोदाड़ो के नष्ट होने के बाद में। तो इसलिए वो उतने ताकतवर नहीं थे, ब्राह्मणिज्म का उदय नहीं हुआ था। लेकिन जो श्रमण संस्कृति थी, श्रमण संस्कृति के खिलाफ वो धीरे धीरे अपने आप को संगठित कर रहे थे। ये जो भारतीय इतिहास में स्थापित किया गया है कि श्रमण संस्कृति, जिसके प्रवाचक या प्रमोटर मखली गोसाल हैं, महावीर हैं, बुद्धा वगैरह लोग हैं, वो लोग ब्राह्मणिज्म के खिलाफ आए, ये बिल्कुल इतिहास की एक गलत समझ बनाती है और समाज व्यवस्था को समझने में मदद नहीं करती है। तो यही वजह है कि ये जो इस तरीके के जो फिलोसफर हैं वो उसी समय बता रहे हैं। और इसमें से महत्वपूर्ण ये है कि जो बुद्ध हैं और महावीर और बुद्ध ने प्रकारांतर से नई व्यवस्था को अपना समर्थन दिया, जबकि मखली गोसाल ने नई व्यवस्था को समर्थन नहीं दिया। तो जो छोटा समूह इस दौरान विकसित हुआ था, जिससे हम एक सामंती परंपरा की शुरुआत होते देखते हैं, सामंत बनते हैं, माने श्रेणी का जो अगला विकास है वो सामंत के रूप में है, छोटे राजा जमींदार के रूप में है। तो इस तरीके से पूरा एक फ्यूडल सिस्टम का विकास होता है और उपभोग और उत्पादन और उपभोग के सारे संसाधनों पर इनका नियंत्रण हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स हम लोग देखते हैं कि जो आदिवासी समाज है उसमें ये सामाजिक आर्थिक संरचना बिल्कुल विकसित नहीं होती है और वो पूरी तरीके से समुदाय आधारित और सामूहिक बनी रहती है। मुझे लगता है सचिन कि शायद मैं संक्षेप में इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रख पाया हूँ जो तुम्हारा सवाल था। जी अश्विनी जी, बहुत बेहतर ढंग से आपने रखा। और जिस भारी विषय को आप कह रहे थे, तो समय ऐसा है कि इन भारी विषयों को आप जैसे लोगों से जब सुनते हैं, आपने पहले भी कई बार इन चीज़ों पर बातचीत की है और हम लोगों के साथियों के जो सवाल रहते हैं उन्हें बहुत सहजता से आपने दुरुस्त किया है। इसमें आप जो एक मखली गोसाल के समय की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आप इस पे कुछ काम कर रहे थे और एक किताब आप लिख रहे हैं संभवतः। मखली गोसाल पर आज से 3-4 साल पहले मैंने एक उपन्यास लिखा है जो मेरी मातृभाषा मगही में है। मैंने मगही भाषा का जानबूझ के चयन किया क्योंकि एक तो मैं अपनी मातृभाषा में खुद को अभिव्यक्त करना चाहता था और मुझे लगा कि मखली गोसाल जिस मगध के हैं, मतलब सारे आप दार्शनिक देखेंगे या सामंतवाद का जो उदय की भूमि है वो मगध है, और जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक साम्राज्य का उदय होता है मौर्य काल में। तो भारतीय जो भूमि है जिसको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, या मोटे तौर पे जो ब्रिटिश काल का ब्रिटिश इंडिया है, जिसमें मतलब कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर के अफगानिस्तान, बर्मा तक के इलाके जो भारतीय महाद्वीप है, तो भारतीय महाद्वीप में मगध ही वो हिस्सा है जहाँ पर हम सामंतवाद का बहुत संगठित रूप में विकास होते देखते हैं और फिर आगे चलकर उसका राज्य और साम्राज्य में उसका विकास होता है। और पहली शताब्दी तक
जिसका पूरे भारतीय महाद्वीप में एक तरीके से एक छत्र राज बना रहता है, और बाद में धीरे धीरे कई लोगों के आगमन से और चीजें टूटती हैं, और फिर अपनी सेंचुरी में जाकर हमको एक अखिल भारतीय स्तर पर गुप्ता साम्राज्य दिखाई पड़ता है। तो जी बोलिए। जी मैं इसी में, आपने अभी जिक्र किया बीच में कि उत्पादन जब बहुत बढ़ा और व्यवस्था में, तब लूटपाट भी शुरू हुई और उसके बंटवारे में ये सारी चीजें व्यवस्थाएं बिगड़ना शुरू हुई। उत्पादन की जब हम बात करते हैं, और आपने शुरुआत में जैसा कहा कि पिछली सदी में 2-3 सदियों से हम जो खास करके औद्योगिक क्रांति के बाद, यूरोपियन औद्योगिक क्रांति के बाद 3 तरह की व्यवस्थाओं के जरिए उत्पादन को देखने की कोशिश की जाती है। अभी जो उत्पादन का 2 तरफा विकास हम देखते हैं, एक पूंजीवादी समाज है जिसमें कि उत्पादन को, असीमित उत्पादन को चंद हाथों में देने की छूट होती है, व्यक्ति का नियंत्रण रहता है। दूसरा एक समाज जो राजनीतिक व्यवस्था बनती है, उसमें साम्यवादी व्यवस्था कह लीजिए, जिसमें कि सत्ता के हाथ में, स्टेट के हाथ में एक सामूहिक दायित्व के साथ वो रहती है, उत्पादन रहता है। लेकिन इन दोनों ही व्यवस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में उत्पादन असीमित है। क्या असीमित उत्पादन के जरिए हम प्रकृति और न्याय का जो संदेश है, न्याय की जो अवधारणा है, उसे पूरा कर पा रहे हैं? खासतौर पे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल, आगे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि इसमें आदिवासी समाज का जो उत्पादन और उपभोग का नजरिया है, जो दर्शन है, वो क्या है? आपने जो थोड़ा बहुत करीब से देखा है, चूंकि झारखंड और आसपास के इलाकों में आदिवासी समाज को, उस अनुभव को आप साझा करें। सचिन, मैं तुम्हारे इस सवाल पे बोलने से पहले थोड़ा पिछले में जो छूट गया है उसको ऐड कर देता हूँ, फिर तुम्हारे सवाल पे आऊँगा। तो मैं ये कह रहा था कि मखली गोसाल पर मैंने जो अपना जो उपन्यास लिखा, और उसके माध्यम से उस समय का जो सामाजिक आर्थिक समाज है और किस तरीके से जो वैचारिक द्वंद्व है, उसको अपने इस उपन्यास में मैंने दर्शाया है, जिसे मैंने अपनी मातृभाषा मगही में लिखा है। खाटी की कटिया नाम से ये उपन्यास प्रकाशित है, और बहुत सारे हमारे पाठकों की मांग है और हमारे मित्रों का सुझाव है कि इसको हिंदी में भी आना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि इस साल के अंत तक वो उपन्यास हिंदी में भी आप लोगों के सामने होगा। दूसरी बात जो पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ है, उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि दरअसल ये जो साम्यवाद की जो बात होती है, साम्यवादी विचार की जो बात होती है, और जो दूसरा सवाल है सचिन का कि असीमित उत्पादन और उसके उपभोग से भी जुड़ती है, वो ये कि असल में जो समाज के बारे में जो साम्यवादियों की जो समझ है, उसका मूल आधार मॉर्गन का वो सूत्र है जिसको उन्होंने 1871 में लिखा था, और फिर 1874 में वो एंशिएंट सोसाइटी के नाम से पब्लिश हुई थी। तो जो हेनरी लेविस मॉर्गन है, उनके 1874 में 1877 में जो प्रकाशित किताब है एंशिएंट समाज, प्राचीन समाज, उसको अगर जिन लोगों की रुचि हो आप खोजेंगे तो नेट पे वो मिल जाएगा। तो उस अवधारणा के आधार पे, उस जानकारी के आधार पर एंगल्स ने परिवार, निजी और संपत्ति नामक किताब लिखी, और उसकी भूमिका में एंगल्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनको ये समझदारी की तरफ बढ़ने की जो प्रेरणा है वो हेनरी लेविस मॉर्गन का लेखन है, मतलब उनके द्वारा जो लिखा हुआ किताब है एंशिएंट सोसाइटी। अब हेनरी लेविस मॉर्गन के ही काम को एक तरीके से और भी कई सारे विचारधाराओं को पढ़ते हुए, समझते हुए और मौलिक ढंग से समाज को समझते हुए एंगल्स और मार्क्स ने साम्यवाद की अवधारणा विकसित की। लेकिन मेरे मार्क्सवादी दोस्त शायद नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि दुनिया में ये विचार तो आया, लेकिन आज तक इसके अनुरूप कोई व्यवस्था इस धरती पर नहीं आ पाई है। कोशिश जरूर हुई सोवियत रूस के द्वारा और तमाम कई देशों के द्वारा, चाइना के द्वारा, और तमाम देशों में उत्पीड़ित लोग इस विचारधारा के साथ जुड़े, लेकिन साम्यवाद आज तक इस धरती पर कहीं नहीं आया है।
इसलिए हम लोग साम्यवादी विचारधारा के बारे में जो भी बात करते हैं, दरअसल वो एक कल्पना ही होती है। वो उसका ठोस रूप धरती पर किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी जन समुदाय में उसका कोई भी हिस्सा हमको नहीं दिखाई देता है, आज तक कम से कम नहीं हुआ है। हालांकि साम्यवाद के लिए कोशिशें जरूर पूरी दुनिया में होती रही हैं, लेकिन साम्यवाद के स्तर तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका है, कोई भी समाज उस स्तर पर नहीं पहुंच सका है। इसलिए मैं उसको सिर्फ एक कपोल, मैंने सिर्फ एक, वो अभी हमारी परिकल्पना के लेवल पे ही है, धरातल पर नहीं उतरा है। जो तो हेनरी लेविस मॉर्गन की जो समझ थी वो किस आधार पे बनी थी? वो आधार बनी थी अमेरिका के रेड इंडियंसों को देखते हुए जो उन्होंने समझा था, और उसके आधार पे उन्होंने जो कल्पना की थी। क्योंकि जब अमेरिका में बाहरी लोगों के साथ आदिवासियों का टसल चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो ट्रीटी और व्यापार के सिलसिले में हेनरी लेविस मॉर्गन जो एक वकील थे, वो वकील की हैसियत से उनके बीच में गए थे और काफी समय तक रहे थे। तो उस आधार पे जो उन्होंने कुछ समझा, उसके आधार पे अपनी एक अवधारणा विकसित की और बताया दुनिया को कि जो एंशिएंट सोसाइटी है या जो पूरी दुनिया का मानव समाज है, वो पूरी तरीके से 3 चरणों से गुजरा है। और वो चरण रहे हैं कि बर्बरता का चरण है, जंगलीपन का चरण है, और फिर उसके बाद में वो मानते हैं कि सभ्यता का चरण आया है। लेकिन उसी दौर में 1871 में जब हेनरी लेविस मॉर्गन नई स्थापनाओं को समाज के का अध्ययन करते हुए रख रहे थे, उसी दौर में एक जो दूसरे बड़े दार्शनिक हैं और अध्ययनकर्ता हैं, उनका भी एक बहुत अच्छा काम है। वो काम है जिसके बारे में लोग जानते हैं कि 1871 में ही उनकी एक किताब आई थी जिसका नाम है प्रिमिटिव कल्चर। ये इसके राइटर ईबी टेलर है। तो टेलर महोदय ने 1871 में किताब लिखी एंशिएंट कल्चर, और 1871 में ही लेविस मॉर्गन ने एंशिएंट सोसाइटी लिखा। ये दोनों किताब मानव समाज की अवस्थाओं को समझने के लिए, ऐतिहासिक अवस्थाओं को समझने के लिए आधारभूत ग्रंथ हैं। क्योंकि दुनिया भर में जो बाद में विचार आए और खास करके जो मार्क्सिज्म का जो विचार आया, वो इन्हीं विचारों के द्वंद्व से उपजा हुआ, या खास करके जैसा मैंने कहा कि लेविस मॉर्गन के विचार को आगे बढ़ाने वाला भी विचार है, जो और ज्यादा ठोस ढंग से हमारे सामने आया। तो ईबी टेलर क्या लिखते हैं, जहां आप देखेंगे कि मॉर्गन ये मानते हैं कि मानव सभ्यता के 3 चरण हैं, जांगल युग, बर्बर युग और सभ्यता युग। जांगल युग और बर्बर युग में वो सभी समाजों को रखते हैं, और सभ्यता युग में वो सिर्फ गैर आदिवासियों को रखते हैं। जबकि टेलर ने अपनी किताब में यह अवधारणा दी है, उनकी जो अवधारणा ये थी ईबी टेलर की, कि सभ्यता बोलकर कोई भी परिकल्पना करना मानव इतिहास के अध्ययन के लिए ठीक नहीं होगा। हम नहीं कह सकते हैं कि जंगल युग में जो लोग थे वो सभ्य नहीं थे, या बर्बर युग में जो लोग थे वो सभ्य नहीं थे, और जो सभ्य युग में है वही लोग सभ्य हैं। तो ये मूल परिकल्पनाओं में दोनों में भेद था। मैंने इस बात को इसलिए कहना जरूरी समझा ताकि जो लोग मानव समाज के उत्पत्ति के और उसके ऐतिहासिक विकास क्रम को समझना चाहते हैं, वो मूल किताब को पढ़ें, मूल दोनों विचारों को पढ़ें। क्योंकि बाद में जितने भी विचार हैं, वो चाहे मार्क्स हों, गांधी हों, अंबेडकर हों, इन सब पर उन 2 दार्शनिकों का बहुत गहरा प्रभाव रहा है, समाजशास्त्रियों पर, मानव शास्त्रियों पर, राजनीतिक लेखकों पर और दार्शनिकों पर। तो इसलिए मैं बार बार ये लोगों से कहता हूं कि अगर आपको इतिहास के मूल चीजों को में जाना चाहिए, इंटरप्रिटेशन तो अपने अपने समय में बहुत सारे लोग अपने अपनी तरीके से अपने अपने समझ के साथ करते हैं। जहां तक बात है कि जो असीमित जो उत्पादन है, देखिए जो
जो जैसा कि हमने देखा कि 3-5 हजार साल पहले जो एक नया समाज विकसित हुआ, जो सरप्लस पे खड़ा हुआ, संसाधनों के दोहन पे खड़ा हुआ, उसने उस ट्रेंड को आगे बढ़ाया कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पर उसने जोर दिया, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं चाहता था। उसको कम सुख सुविधाओं से संतोष नहीं था, क्योंकि जो सामंती युग का जो मूल चारित्रिक लक्षण है वो यही है, असंतोष, हर चीज से असंतोष, अपने रिश्तों से असंतोष, समाज से असंतोष, दर्शन से असंतोष, धर्म से असंतोष, भाई बहन से असंतोष, पत्नी और प्रेमी से असंतोष। तो हर स्तर पर असंतोष और अविश्वास, और इसके कारण उसने बहुत सुनियोजित ढंग से असीमित दोहन पर जोर दिया, ताकि वो अपने लिए एक ऐसा, अपने चारों ओर एक ऐसा अभेद और मजबूत दुर्ग खड़ा कर सके, किला खड़ा कर सके, ताकि वो अपने असंतोष के साथ उसमें रह सके निर्द्वंद्वतापूर्वक और लोगों पर राज कर सके। मैं यहाँ पे उन पॉलिटिकल टर्मों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जो आमतौर पर ह्यूमन सोसाइटी के हिस्ट्री पे बात करते हुए वेस्टर्न और इंडियन स्कॉलर्स उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से उसने एक ऐसा दुर्ग संसाधनों पर कब्जा करते हुए अपने लिए बनाने की कोशिश की, ताकि वो अमरता को प्राप्त कर सके, है ना। तो ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। जी मैं थोड़ा सा ये सचिन 2 मिनट के लिए ब्रेक चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑफ करे 2 मिनट के लिए, फिर मैं बात करूँ। जी 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 ओके। तो अश्विनी जो बात कह रहे हैं वो अगर हम मोटे तौर पे समझ रहे हैं तो वो यही है कि जो सरप्लस था, जो उत्पादन का सरप्लस था, उस उत्पादन के सरप्लस ने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जिसमें कि लोगों के बीच में असंतोष रहा, और उस असंतोष को कल्टीवेट करने के लिए, उसे कम करने के लिए लोगों ने और ज्यादा उपभोग और जीवन को आसान बनाने की जो पद्धतियां अपनाई, उसमें और ज्यादा उपभोग आया। और जीवन को आसान बनाने के क्रम में, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं अश्विनी जो बात कह रहे हैं, कि जीवन को आसान बनाने का जो क्रम था उसमें उत्पादन को और उत्पादन के मीन्स के जरिए अपनी जो विभिन्न प्रकार के असंतोष थे, जो समाज के विभिन्न धड़ों के बीच में एक दूसरे के प्रति अविश्वास से लेकर चीजों के प्रति अविश्वास जो था, उसको डाइवर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल हुआ और उसमें जीवन की खुशियां ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये सरप्लस के जरिए आया। मेरा मूल सवाल अभी भी वही है अश्विनी से, जो अभी जुड़ेंगे तो मैं उनसे बात करेंगे हम अभी, तो कि जो समाज है, समाज इतना ज्यादा उत्पादन कर रहा है, इतना ज्यादा उपभोग कर रहा है, लेकिन उत्पादन की अपनी सीमाएं हैं, उपभोग की अपनी सीमाएं हैं। क्या इनके जरिए एक सस्टेनेबल सोसाइटी, जो सोसाइटी गैर बराबरी पर आधारित हो, जिस सोसाइटी में एक दूसरे का शोषण ना हो, क्योंकि उत्पादन जहां भी होगा, उत्पादन पर कब्जे की राजनीति पिछले लगभग 3000 सालों में बहुत तेजी से हमने और बहुत बर्बर ढंग से हमने देखी है। अगर उत्पादन असीमित होता रहा तो उसके आगे भी खमियाजे भुगतने होंगे, और वो तेजी से, जिस तरह से जो शुरुआत में भी हमने कहा कि संसाधनों पर चंद लोगों का कब्जा हो चुका है और उसमें एक बड़ी जनता उसमें अपनी भूमिका देख रही है, अपने हिस्से की जमीन वो तलाश रही है। इसके लिए हमें किस समाज के पास जाना होगा? वहां हम सभी समझते हैं कि इसमें आदिवासी समाज का जो दर्शन है, आदिवासी समाज का जो उत्पादन का, उपभोग का और डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, उसे समझना जरूरी है। अश्विनी जी ने इसे बहुत करीब से देखा है, और झारखंड के लगभग 32 जो समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय, उनके बीच में भी कनेक्टिविटी, उनकी अपनी आइडेंटिटी के बावजूद, जो आइडेंटिटी क्राइसिस वहां नहीं है, आइडेंटिटी के बावजूद सबका जो सामूहिकता है, जो एक दूसरे के प्रति विश्वास है, वो मायने खेज है। मैं चाहूंगा कि अश्विनी जी इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि कैसे एक आदिवासी समाज में उपभोग और उत्पादन
बराबरी और सह अस्तित्व के साथ में चल पाता है, जबकि नागर या सभ्य समाज जिसे हम कहते हैं, वो सभ्य समाज उसमें द्वंद्व पूछता है और वो बर्बर तरीके से उसमें एक दूसरे से लड़ने, काटने, मारने पर भी उतारू हो जाता है। अश्विनी जी। सचिन, शुक्रिया। जो असीमित वाला मामला है, असीमित उपभोग और उसके जो उत्पादन और उपभोग का जो मसला है, उसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जब आप कुछ लोग ज़्यादा लोगों को उनके उत्पादन और उपभोग के अधिकारों से वंचित करेंगे तो उससे असंतोष उत्पन्न होगा, और उस असंतोष को दबाने के लिए, चूंकि आप लंबे समय तक दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उत्पादन करता है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, वो बहुसंख्यक है। तो अब बहुसंख्यक लोगों पर राज करने के लिए या उनके उत्पादन के असीम संसाधनों पर कब्जा करने के लिए या उनसे असीमित उत्पादन करवाने के लिए जरूरी है कि आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें उनको वैचारिक रूप से ये भुलावा दिया जा सके, उनके साथ छल करते हुए उनको अपने साथ रखा जा सके। इसलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले संगठित धर्मों का उदय हुआ और धर्म संस्था ने एक तरीके से राज्य सत्ता को वो अम्ब्रेला प्रदान किया, वो प्रश्रय दिया, एक तरीके से एक पैट्रियर्कल पैतृक संरक्षण प्रदान किया, जिस संरक्षण में राज्य सत्ता में निरंतर विकास हुआ और हम लोग पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के इस स्तर तक आ पहुंचे हैं। तो धर्म की इसमें बड़ी भूमिका है, और उसी से धर्म ही हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर न्याय के रूप में विकसित होता है। तो पहले जो था धर्म न्याय था, धर्म और धर्म से ही न्याय की परिकल्पना आई, और फिर उसी को जिस तरीके से जैसे जैसे बहुसंख्यक कृषक कारीगर समाज था, उसने असंतोष जैसे जैसे अपना बढ़ाया, उस असंतोष को दबाने के लिए सत्ता ने अपने धार्मिक नियमों में बदलाव करते चले गए, उसको थोड़ा लिबरल बनाते चले गए अपने टाइम के हिसाब से। और हम लोग देखते हैं कि खास करके पिछले 1000 सालों के दौरान न्याय की, जस्टिस की एक परिकल्पना हम लोग वो धर्म से इतर रखते हैं, और मुगल काल गुप्ता काल और मुगल काल तक आते आते हम लोग देखते हैं कि न्याय बिल्कुल से एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, जिसकी परिकल्पना हमको मौर्यकालीन समाज में और चाणक्य के नीति सूत्र में भी बहुत स्पष्टता के साथ मिलते हैं। क्योंकि धर्म के आधार पे आप लंबे समय तक लोगों को शासित नहीं कर सकते थे, उनको सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर विभाजित तो कर सकते थे उनके संतोष को, लेकिन उसको शासित धर्म के बल पर लंबे समय तक करना संभव नहीं था। तो इसलिए धर्म से ही न्याय को अलग निकाल कर एक न्याय विभाग की कल्पना की गई, और न्याय विभाग के अंतर्गत सजा, कानून, नए नियम, जेल वगैरह की अवधारणाएं हमारे सामने आई, और राज सत्ता ने इन सबको आगे बढ़ाया। इसके पहले हम लोग कम से कम बुद्धा पीरियड के पहले हम लोग बिंबिसार के टाइम में, मखली गोसाल के टाइम से पहले हम लोग न्याय और जेल की अवधारणा नहीं पाते हैं। मौर्यन काल में ही न्याय और जेल की अवधारणा पुष्ट हुई है। तो ये सारा कुछ आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम सिस्टम में चेंज किया गया, उसका एक लिबरल फेस बनाने की कोशिश सत्ता हमेशा करती रही। जैसे जैसे लोगों का असंतोष बढ़ता रहा, वो उसको दबाने के लिए इस तरीके से अलग अलग विभागों के साथ सामने आते रहे। लेकिन हम जानते हैं कि न्याय तब भी और आज भी आम लोगों को सुलभ नहीं है, और न्याय या जो जस्टिस है वो चाहे जितना भी लोकतांत्रिक स्वरूप ग्रहण कर लिया हो, खास करके इंडस्ट्रियल एरा के बाद में, जब ज्यादा से ज्यादा संसाधनों के दोहन की मशीनी क्षमता उस समाज ने प्राप्त कर ली है, तब भी हम देखते हैं कि न्याय की जो अवधारणा है वो आज भी बहस के घेरे में है, जेल की जो अवधारणा है वो आज भी बहस के घेरे में है। हर सत्ता
अपने विरोधी पक्ष को अपने समय में जेल में रखती है, ये हम देखेंगे। अगर जैसे भारत के संदर्भ में देखेंगे तो अगर आज़ादी के बाद का जो पॉलिटिकल इतिहास है, हम लोग जानते हैं जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो वो अपने विरोधियों, कम्युनिस्टों, दक्षिण पंथियों, इन सबको जेल में डालती है। और जब दक्षिण पंथी या लिबरल लोग सत्ता में आते हैं, जैसे जनता पार्टी, जनता दल, बहुजन समाज, जो आदमी पार्टी टाइप के लोग, तो वो लोग कांग्रेसी और दूसरे लोगों को जेल में डालते हैं। तो हर दौर में हम देखते हैं कि जब जो सत्ता में आता है वो न्याय प्रिय हो जाता है और जो विपक्ष में रहता है अपने समय में वो जेल का भागीदार बनता है। तो न्याय को लेकर के भी एक अलग डिस्कोर्स है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो हमारा मूल विषय नहीं है। हमारा मूल विषय है कि भाई ये जो असीमित जो उत्पादन है और जो उसके उपभोग की जो प्रक्रिया है, तो ये हम लोग ऐतिहासिक रूप से समझ सकते हैं कि इस तरीके का एक जो समाज विकसित हुआ वो लोगों के, बहुसंख्यक जनता के, किसान, कारीगर, मजदूर जनता के अधिकारों को और उनके असंतोष को दबाने के लिए उसने समय समय पे अपना चेहरा लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की। लेकिन हम जानते हैं कि ये लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र अभी भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जैसा कि जयपाल सिंह मुंडा ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहली बैठक में कहा था कि आप लोगों को लोकतंत्र जानते नहीं है, आप लोग डेमोक्रेसी जानते नहीं है, आप लोगों को अभी लोकतंत्र आदिवासियों से सीखना होगा, जो लोकतंत्र के वास्तविक निर्माता है। तो ये जो गैर आदिवासी समाज और सभ्यता है, उसमें चाहे धर्म हो, न्याय हो, चाहे लोकतंत्र की परिकल्पना हो, इन तीनों का जो गठजोड़ है, जो इसके जो सत्ता के चरित्र से निर्धारित होता है, सत्ता में जो समूह आता है उसके चरित्र से ये अपने अपने समय में निर्धारित होता है। क्योंकि अगर न्याय की परिकल्पना दुनिया में एक होती तो हत्या के लिए एक ही सजा भारत में भी होती, ईरान में भी होती, अमेरिका और इंग्लैंड में भी होती। लेकिन हम देखते हैं कि हर जगह हत्या के लिए अलग अलग सजाएं हैं। इसका मतलब है कि जो सत्ता में बैठा हुआ समूह है, जो उत्पादन के साधनों पर और उसके वितरण पर जिसका नियंत्रण है, वो समूह तय करता है कि न्याय कैसा होगा, लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। उसे जनता नहीं तय करती है, वो जनता बिल्कुल तय नहीं करती है। जो कारीगर है, किसान है, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, स्त्रियां हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो लोग इसको तय नहीं करते हैं, तय करते हैं कुछ लोग। तो जो ये असीमित, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों के असंतोष को बहुसंख्यक जो उत्पादक जनता है उसको रोकने के लिए समय समय पे इस तरह की व्यवस्था की जाती रही हैं। और इसी का परिणाम है कि हम लोग बहुत सारी चीजें समाज में देखते हैं। लेकिन वहीं पर जो आदिवासी समाज है, अगर हम उसको देखें, जैसा कि सचिन जी का सवाल है, तो उसमें ये व्यवस्था नहीं हमको दिखाई पड़ती। मतलब जो अगर हम गैर आदिवासी समाज और आदिवासी समाज में और उसकी सामाजिक आर्थिक संरचना में, उसकी न्यायिक संरचना में अगर हम मूलभूत फर्क देखें तो मैं उसको 4 तरीके से समझने की कोशिश करता रहा हूं कि गैर आदिवासी समाज में, नॉन ट्राइबल सोसाइटी में, सिस्टम में जो नागर समाज है, जो जिसका दुनिया के संसाधनों पे आज की तारीख में सत्ता पर नियंत्रण है, उस समाज में 4 चीजें मौजूद हैं। धर्म, धर्म मौजूद है, मंदिर मौजूद है, मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह जो भी आप कह रहे हैं, मतलब देवालय। दूसरा कार्यालय, जिसका संबंध सजा और न्याय से है। तीसरा है वेश्यालय और चौथा है मदिरालय। आप ध्यान दीजिएगा, देवालय और उसके बाद में है कार्यालय और फिर तीसरा है वेश्यालय और चौथा है मदिरालय। मतलब धर्म, न्याय और सजा, तीसरा वेश्यावृत्ति मतलब औरतों की अवमानना, स्त्री अस्तित्व को नकारना, और चौथा है शराब। ये 4 चीजें
आप देखेंगे कि गैर आदिवासी समाज में संस्थागत रूप से मौर्य काल से ही मौजूद है, जबकि ये चारों संस्थाएं आदिवासी समाज में नहीं है। ये उत्पादन और उपभोग के वितरण की असमता को या दो समाजों की अवधारणाओं को समझने के लिए एक बहुत ही मजबूत पहलू हैं, जिस पर हम लोग गौर नहीं करते हैं। और मतलब इतिहासकारों ने या राजनीतिक विश्लेषकों ने, समाजशास्त्रियों ने इस पे लगातार इसकी उपेक्षा की है कि क्यों एक समाज में ये चारों चीजें हैं और संस्थागत तौर पे हैं, सत्ता के विभाग के तौर पे मौजूद हैं, लेकिन वहीं ये चारों चीजें आदिवासी समाज में नहीं है। अगर धर्म की आप बात करें तो धर्म वहां उनके यहाँ आदिवासियों में संगठित नहीं है, उसका स्ट्रक्चर्ड रिलीजन उनके पास नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है और वो बहुत अनौपचारिक तरीके से ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति अपना आभार ज्ञापन का जो दस्तूर है उसको निभाते हैं। उसमें कोई उस तरह का पृष्ठ नहीं है जिसका कहा हुआ पूरा समाज मानेगा। उनके बीच में ऐसा कोई धर्म गुरु नहीं है जो उनको संचालित करेगा या वो तय करेगा कि फलाने दिन फलाना धार्मिक समारोह या उत्सव होगा या विवाह या दूसरे संस्कार जीवन के पूरे होंगे। वो बिल्कुल तौर पे जो आदिवासी समाज के पहान हैं या दूसरे जो धार्मिक क्रियाकलापों को जिम्मेदारी जो संभालते हैं समुदाय की तरफ से, वो उनका नेतृत्व न तो उनका नेतृत्व करते हैं, न ही उनको निर्देश देते हैं। हर आदिवासी समाज का जो सदस्य है, हर समाज सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है कि वो कभी भी कोई भी जो अपना धार्मिक विश्वास से जुड़ा जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वो अपने समूह और समुदाय के साथ पूरा कर सकता है। तो उनके यहाँ स्ट्रक्चर्ड रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ नागर समाजों में स्ट्रक्चर्ड रिलीजन है जो तय करता है। एक हमारा कोई जगत गुरु शंकराचार्य हमको निर्देश देता है। मुसलमानों में कोई जो मौलवी है, उनके जो सुप्रीम प्रीस्ट है, जो चर्च के जो फादर्स हैं, बिशप हैं या दूसरे लोग हैं, वो एक फतवा और देते हैं जिसको पूरा समुदाय मानता है और उसके हिसाब से एक्ट करता है। तो ये इस समस्या, इस जो मूल फर्क है, इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। दूसरा जो मैंने कहा कि दूसरा जो है कि उनके आदिवासी समाज में कार्यालय नहीं है, मतलब न्याय और सजा की संस्थागत अवधारणा नहीं है। अब कोई चोरी करता ही नहीं है, कोई किसी को लूटता ही नहीं है, कोई किसी की हत्या ही नहीं करता है, तो सजा और न्याय की क्या जरूरत है। हर आदिवासी समाज का हर व्यक्ति व्यक्तिगत और सामुदायिक तौर पर अनुशासित है। उसको पता है कि सही और गलत क्या है, उसको किसी का उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जन्म लेने के बाद से ही वो अपने समुदाय में इन चीजों को बहुत साफ तौर पर रोजाना की जिंदगी के व्यवहार में देखता है और उसके अनुरूप उसकी व्यक्तिगत सोच या उसका जीवन दर्शन विकसित होता है। तो इसलिए उनके यहाँ न्याय जैसी कोई अवधारणा ही नहीं है। और न्याय जैसी अवधारणा क्यों नहीं है, इसको हम लोग जब हम जो नागर समाज है उसमें जो संसाधनों पे जो हक और उसके वितरण को लेके जो असंतोष है, उसको दबाने के लिए वहां न्याय की अवधारणा लाई गई है, डेमोक्रेसी की, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की अवधारणा लाई गई है। लेकिन आदिवासी समाज में इस तरह की अवधारणा की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समुदाय का हर व्यक्ति और पूरा समुदाय स्व अनुशासित है। उसको पता है कि उतना ही खाना खाना है जितना उसके शरीर के लिए जरूरी है, उसको उतनी ही मिट्टी की जरूरत है जिसमें वो अपने लिए एक कमरा, अपने पशुओं के लिए एक घर और मुर्गी, चेंगना, दूसरे पशु पक्षियों के लिए जितना वो बना सकता है, उसको उतनी ही मिट्टी की दरकार है। तो इसलिए वो अनुशासित है, वो स्वशासित है। वो उतना ही खेत बनाता है जितना खेत उसके जितना उसको अन्न की जरूरत है। वो जीवन भर 12 महीना अन्न पर भी निर्भर नहीं रहता था पहले आदिवासी समाज। तो इसलिए उसने उतना ही खेत बनाया कि जैसे जो मौसमी फल मिलते हैं उसको
प्रकृति से जो चीजें उसको और शिकार से जो चीजें मिलती हैं, नदियों से जो चीज मिलता है, उसके बाद जो जितने महीने उसको घटते हैं खाने के लिए, उन महीनों के लिए वो अनाज उपजाता था। तो मूल रूप से वो उतनी खेती करता था और उतने ही संसाधनों का उपयोग करता था। अगर जलावन के लिए लकड़ी चाहिए तो वो जंगल से उतनी लकड़ियां चुन के लाएगा, पेड़ नहीं काटेगा, पेड़ को काट के सुखा के नहीं रखेगा, वो सूखी हुई लकड़ियां चुन के लाएगा और उसको जलावन के रूप में काम लेगा और उनका स्टोर नहीं करेगा। मतलब आदिवासी समाज में संसाधनों को जमा करने की प्रवृत्ति नहीं रही है। उनके जीवन दर्शन में जमा करना, चीजों को जमा करना, माने अपने जीवन भर के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए जमा करने की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं है। और चूंकि संग्रह की प्रवृत्ति नहीं थी तो इसलिए जो दूसरी असमताएं थी, विषमताएं थी, जो नागर समाज में पैदा हुई सरप्लस के कारण, वो यहाँ पैदा नहीं हो सकी। और वो लोग और इसलिए इनको न्याय और सजा जैसी अवधारणाओं की जरूरत नहीं पड़ी। कम से कम कॉलोनियल सत्ता के इंटरवेंशन तक तो उनको जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद कुछ बदलाव हुए और उन्होंने भी मतलब कुछ शासित करने की, मैं उसको सजा और कोर्ट कचहरी नहीं कहूँगा, उसकी एक परंपरा विकसित की। जो उनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, मुंडा मान की सिस्टम, पढ़ा पंचायत सिस्टम वगैरह वगैरह, तो उसके तहत ही वो इसको सुलझा लिया करते थे, गांव स्तर पर ही या समुदाय स्तर पर, रीजनल स्तर पर ही सुलझा लिया करते थे। तो चूंकि उनके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति नहीं थी और उन्होंने सरप्लस नहीं बनाया, असीमित उत्पादन नहीं किया, इसलिए वो उन सारी बीमारियों से बच गए और उनको जेल की जरूरत, न्याय की अवधारणा की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तीसरी बात आप देखें, जो वेश्यालय है, तो एक तरफ हम कहते हैं हम सभ्यता संस्कृति के निर्माता हैं, तो जो मौर्यन कालीन सभ्यता है और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है या जो अर्थशास्त्र है, उसमें साफ तौर पे एक अलग विभाग है वेश्यालयों के लिए। और जो वेश्यालयों से उनके मालिकों से राज्य सत्ता टैक्स वसूला करती थी और टैक्स के भी अलग अलग मानदंड थे। जैसे जो ज्यादा डिमांडेबल वेश्या है तो उसका टैक्स ज्यादा होता था, तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरीके से उनकी श्रेणियां निर्धारित थी और उन श्रेणियों के आधार पे सत्ता उनसे वेश्यालयों से टैक्स लिया करती थी। तो एक समाज ऐसा विकसित हुआ जिसको हम लोग कहते हैं कि उसने ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक और भौतिक चीजों में प्रगति की और उसने एक नई व्यवस्था बनाई, जिस व्यवस्था पर चलकर हम लोग आज तक इस लोकतांत्रिक अवस्था में पहुंचे हैं। उस व्यवस्था ने शुरुआत में ही स्त्रियों की अवमानना की, क्योंकि और स्त्रियों को, औरतों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया और उनको वेश्या बनाया, उनको अपने उपभोग की वस्तु बनाया। और जिस तरीके से अन्न के असीमित उत्पादन और उपभोग की प्रवृत्ति को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसी तरह वो सिर्फ अनाज और दूसरे संसाधनों तक ही सीमित नहीं है। वेश्यालय का उदय ये बताता है, संस्थागत उदय, राज्य सत्ता द्वारा संरक्षित वेश्यालयों का उदय ये हमको बताता है कि स्त्रियों का भी वो असीमित उपभोग करना चाहते थे, इसलिए वेश्यालय भी असीमित उपभोग की प्रवृत्ति के कारण विकसित हुए और राज्य सत्ता ने उसको आगे बढ़ाया। चौथा चीज आप देखें कि शराब, मदिरालय, तो मदिरालय भी उनकी उसी असीमित लोभ और लालच के फलस्वरूप विकसित हुआ, क्योंकि जो लोगों का असंतोष था सत्ता के प्रति, उसको कुंद करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे तौर तरीकों का इस्तेमाल किया। और उसमें मदिरालय की स्थापना, बार की स्थापना एक प्रमुख उनका पहलू था, क्योंकि जो शराब है वो कुछ बहुत समय तक, अगर आप उसके ज्यादा आदी हो जाते हैं तो वो आपके सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर देता है। तो ये जो चार चीजें हैं आप देखेंगे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के, और ये चार उसके प्रमुख स्तंभ है, धर्म, न्याय, वेश्यालय और मदिरालय।
इन 4 चीजों के बल पे वो आज भी अपनी सत्ता को बचाए हुए है और हम लोगों का जो माने व्यापक जनता है, जो बहुसंख्यक जनता है, उस पर वो अपना नियंत्रण बनाए रखती है। तो ये मूल फर्क है। अगर आप आदिवासी समाज को देखेंगे और गैर आदिवासी समाज को देखेंगे तो मूल। मैं अंतिम इस संदर्भ में एक उदाहरण देके इस बात को खत्म करूंगा कि ज्यादा नहीं, ये 40-50 का वाक्य है। जब 1935 के इंडिया एक्ट के बाद भारत में कांग्रेसी सत्ता काबिज हो चुकी थी इस देश में, कांग्रेस सारे प्रांतों में सत्ता में आ चुकी थी और स्कूल कॉलेज भी खुल चुके थे, माने स्कूल कॉलेज वगैरह शिक्षा वगैरह का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो झारखंड में असुरू के इलाके में, नेतरहाट के इलाके में, है ना, मतलब गुमला बिशुनपुर के इलाके में, गुमला बिशुनपुर से जब आप आगे बढ़ेंगे, जो लोग झारखंड के हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि जब आप नेतरहाट पे चढ़ते हैं, असुरों के गांव जाते हैं, इलाके जब जाते हैं, तो पहाड़ी पर चढ़ने से पहले कोयल नदी है। कोयल नदी को आपको पार करना पड़ता है और तब आप पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं और 20-25 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ के आप नेतरहाट पहुंचते हैं। तो नदी के इस पार एक छोटा सा जगह हुआ करता था, आज भी छोटा ही है लेकिन अब बड़ा हो गया है व्यापारिक रूप से, बनारी। बनारी में उस इलाके का तत्कालीन गुमला लोहरदगा जो मुख्य सदर इलाके थे गुमला लोहरदगा के, उनको छोड़ के सबसे बड़ा मार्केट बनारी में विकसित हुआ था, क्योंकि बनारी एक तरीके से एडजॉइनिंग जो सीमावर्ती इलाके थे, मध्य प्रदेश है ना और बिहार, माने इस सबका जो मध्य वो इलाका था। तो क्या हुआ कि उस इलाके में, बिशुनपुर इलाके में एक गैर आदिवासी शिक्षक की नियुक्ति हुई। तो वो बिहार से आया था, बिहार के इलाके से आया था, तो अपना जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो महीने 2 महीने का इंतजाम करके जाते हैं, चावल अनाज खाने पीने का, वो लेके आया। जब महीने बाद में उसका राशन घट गया, उसको पेमेंट मिला, तो पैसा लेके वो बनारी मार्केट में पहुंचा चावल खरीदने। ये ज्यादा नहीं, ये 50 की बात है, आज से 70 साल पहले की बात है। जब वो टीचर महोदय पहुंचे, बिहारी टीचर महोदय बाजार में, उसको किसी उरांव ने या जो सदान लोग हैं जो धान उपजाते थे, किसी ने उसको चावल नहीं दिया पैसे के बदले में। पैसा लेके वो 2-3 मार्केट में घूमते रहे वो शिक्षक महोदय कि हमको मिल जाए चावल, लेकिन किसी आदिवासी खास करके उरांव कम्युनिटी जो चावल उगाती थी उसने नहीं दिया। उन्होंने कहा पैसे का क्या करेंगे हम, ये पैसा हमारे किसी काम का नहीं है। आपके पास अगर कोई कपड़ा हो, कोई खेती करने का औजार हो तो वो दीजिए और चावल ले जाइए, इस पैसे का, इस कागज का क्या करेंगे। उन्होंने नहीं दिया। एक रिसर्चर ने बहुत बढ़िया रिसर्च किया है इस पर, जिससे मुझे ये जानकारी मिली है। और 1955 में जब वो रिसर्च सामने आया था तो दुनिया भर के सोशलिस्टों और एंथ्रोपोलॉजिस्टों में इसको लेकर सेंसेशन मच गया था कि अभी भी एक ऐसा समाज है जो रुपये को, पूंजी को कह रहा है ये कागज है, ये किसी काम का नहीं है, हमारे लिए जीवन में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है ना। तो जो उपयोगिता की चीज है वो लाओ और तुमको जो चाहिए वो ले जाओ। तो ये जो पूरा असीमित संसाधनों पे कब्जे और वितरण का जो मामला है, वो इसी से, इस उदाहरण से हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो अभी हमारे समय में आज से 50-70 साल पहले घटा है। और कैसे आदिवासी समाज को आपने एक पूंजीवादी सामाजिक संरचना में, आर्थिक संरचना में जबरदस्ती उसको ढकेला है, ये हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सचिन जी साथी, शुक्रिया। बहुत खूबसूरती से आपने ये बात बताई है कि आदिवासी समाज किस तरह से उसके जो बंटवारे के और उपभोग की जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसका दर्शन है। साथ ही इसी बीच फेसबुक पर कुछ साथियों ने सवाल किए हैं, कुछ सवाल न्याय से जुड़े हुए हैं। आपने न्याय के बारे में लंबी बातचीत की। साथ ही शिवशंकर मौर्य एक लाइन का सवाल पूछते हैं कि सत्ताधारी न्याय प्रिय कैसे हो सकता है, जिसका जवाब आपने संभवतः दे ही दिया है, क्योंकि सत्ता न्याय के लिए जो कर रही थी उस पर हो चुकी है बातचीत। और साथ ही राहुल भाई जी राहतगढ़ से पूछ रहे हैं कि संविधान न्याय के मामलों में कितनी भूमिका निभा पा रहा है।
मुझे लगता है ये थोड़ा-सा लंबा मामला है, अगर चाहें तो आप इसे थोड़ा डील कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल साथी सत्यम पूछ रहे हैं कि न्याय वाले मुद्दे से सहमत होना ज़रा कठिन लग रहा है। बेशक कोई लिखित न्याय विधान आदिवासी समुदाय में नहीं रहा, लेकिन परंपरा में इस तरह की ग्राम स्तरीय या जाति स्तरीय संरचनाएँ मौजूद रही हैं, जैसे मुकद्दस आदि। इस पर थोड़ा-सा जानें चाहें। मैं जो पहला सवाल था कि संविधान कितना ये कर रहा, निश्चित रूप से वो ज़्यादा समय की मांग करता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि समय समय पर जो बहुसंख्यक उत्पादक समाज है उसकी आकांक्षाओं को दबाने के लिए हमेशा ये सत्ता द्वारा एक प्रलोभन दिया गया कि हम अब पहले से ज़्यादा न्यायप्रिय हो रहे हैं, हम पहले से ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रहे हैं, हम पहले से ज़्यादा बराबरी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका ये सिर्फ वादा है, उसको उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। जो अभी तक हमारे सामने जो नागर समाज में, गैर आदिवासी समाज में इसको लेकर के समता न्याय को लेकर के या वितरण को लेकर के जो विचार है वो साम्यवादी विचार है। लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि अभी तक साम्यवादी विचारों को हम लोग जमीनी रूप पे धरातल पर यथार्थ रूप में उसको फलते फूलते या उसको साकार लेते नहीं देखा है, इसलिए उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है या जो मार्क्सवादी साम्यवादी समाज की तरफ भी बढ़ने वाली जो कम्युनिस्ट शक्तियां हैं, उनके भी जो पॉलिटिकल शासन है, सत्ता है जिन देशों और राज्यों में, हमको ये दिखाई नहीं देता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि जब वितरण ही असमान होगा, संसाधनों पर नियंत्रण ही स्वामित्व ही असमान होगा, तो न्याय की अवधारणा उपजेगी। वरना अगर सबको सब कुछ है, सबको सब पर बराबर का अधिकार है, तो फिर न्याय की अवधारणा की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये जो सवाल मुझे लगता है कि उस तरीके से। दूसरा सवाल जो था सचिन, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से बता दो ताकि मैं उसको। साथी सत्यम पूछ रहे हैं कि न्याय वाले मुद्दे से सहमत होना जरा कठिन लग रहा है। बेशक कोई लिखित न्याय विधान आदिवासी समुदाय में नहीं है, लेकिन परंपरा में इस तरह की ग्राम स्तरीय या जाति स्तरीय संरचनाएं मौजूद रही हैं। देखिए, जो न्याय की जो पहड़ा राजा से लेके तमाम तरह की संरचनाएं हैं, इनके बारे में मुझे लगता है आप थोड़ा विस्तार से बताएं। नहीं, मुझे लगता है देखो 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और अब वो बोलने की क्षमता हम जल्दी ही करेंगे। बस अंत में आपसे 5 मिनट का एक कमेंट लेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सचिन कि ये कुछ चीजों से समझ सकते हैं। अगर सत्यम कभी आदिवासी बैठकों में गए होंगे, है ना, अगर वो सामाजिक सरोकारी व्यक्ति हैं और आदिवासियों द्वारा संचालित बैठकों में गए होंगे, और इसके अलावा वो गैर आदिवासियों द्वारा आयोजित सभा सेमिनारों में भी गए होंगे। दोनों जो सभाएं होती हैं उनका चरित्र का वो विश्लेषण करें तो उसमें शायद उनको ये जवाब मिल पाएगा जो मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि आदिवासी स्व अनुशासित होता है। आप किसी भी बौद्धिकों की गैर आदिवासियों द्वारा आयोजित बौद्धिक सभा में जाइए, आपको मंच पे एक आदमी बोल रहा होता है पर सभागार में कई ग्रुप आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, है ना। कोई एक दूसरे से परिचय बढ़ा रहा होता है, कोई किसी को अपने काम के बारे में बता रहा होता है, कोई अपना परिचय दे रहा होता है, कोई किसी से फोन नंबर और उसका फेसबुक एड्रेस ले रहा होता है, तो कोई टीका टिप्पणी कर रहा होता है। मतलब पूरा सभागार अलग अलग ढंग से बात कर रहा होता है, सिर्फ मंच पे खड़ा आदमी नहीं बोलता है, सभी लोग बोलते हैं। मतलब कोई सुनना नहीं चाहता है। एक आदमी जिसको आपने बुलाया है और जो मंच पे खड़ा होके बोल रहा है, आप उसको सुनना भी नहीं चाहते। तो ये बार बार कई बार तो ऐसी स्थिति होती है, आयोजकों को कहना होता है कि भाई शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, पर शांति नाम की सभा में उपस्थित रहने वाली अगर कोई महिला है तो वो आज तक भारत में दिखाई नहीं दी है ना। तो जबकि आप आदिवासी बैठकों में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको अगर मंच पे कोई बोल रहा है तो आपको पूरा हॉल सन्नाटे में डूबा रहेगा। मतलब सारा लोग उसको सुन रहे होंगे, कोई बीच में टीका टिप्पणी नहीं करेगा, कुछ बोलेगा नहीं।
और इवन सचिन, तुमको अनुभव होगा कि जब आप आदिवासियों को प्रभोग करेंगे, है ना, 10 बार बोलेंगे तो वो 1 बार बोलने के लिए राजी होगा और बहुत संक्षेप में अपनी बात कह के चुप हो जाएगा। तो ये सत्यम भाई को मैंने सिर्फ ये एक उनकी प्रवृत्ति है जो बताया कि वो कैसे अनुशासित हैं, स्व अनुशासित हैं। इसलिए और जिस समाज में समुदाय का सामूहिक नियंत्रण है चीजों पे, वहां कोई अपराधी नहीं है। अपराधी नहीं है तो न्याय की कल्पना का सवाल ही नहीं उठता है। कोई असंतोष नहीं है संसाधनों को लेकर के। तो कॉलोनियल पीरियड के पहले, मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉलोनियल पीरियड के पहले तक के आदिवासी समाज में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। कॉलोनियल पीरियड में जब अकूत संसाधनों के दोहन के लिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जब कच्चे माल के लिए और श्रमिकों के लिए जब घने जंगलों के अंदर तक सत्ता चली जाती है, तब जाके उनकी व्यवस्था में बदलाव आता है और बहुत कुछ वो लोग बाहर से भी अपनी सामाजिक संरचना में, आर्थिक संरचना में शामिल करते हैं। लेकिन मूल रूप से जहां कोई चोर ही नहीं होगा, अपराधी नहीं होगा, तो न्याय और कोर्ट की जरूरत क्या होगी। जी, शुक्रिया अश्विनी भाई। बस आखिर में 5 मिनट में मैं आपसे बस एक सवाल, आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आदिवासी समाज में जो बराबरी की जो अवधारणा है, जो उपभोग के उत्पादन का बंटवारे की जो अवधारणा है, और नागर समाज से संपर्क उसका कोई आज का नहीं है, ये लगभग 2-3 हजार साल पुराना है। उसके बावजूद क्या वजह देखते हैं कि उनके आदिवासी समाज का जो अच्छाइयां हैं या जो उनकी प्रवृत्तियां हैं वो नागर समाज नहीं ले पा रहा है? इसके पीछे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है और मूल जो वजह है वो है उनके जीवन दर्शन की। क्योंकि 2-3 हजार सालों में वो हमारे खून में इस तरीके से समाहित हो गया है, जैसे कास्ट का सवाल, कम्युनलिज्म का सवाल, जेंडर का सवाल, है ना, एक दूसरे समाज और जीवन को समझने का सवाल। मतलब जैसे अगर मैं और आप भी व्यक्तिगत स्तर पर देखें कि हम एक आदिवासी समाज में रहते हैं, लेकिन आप बस्तर के गोंड लोगों की भाषा आप नहीं जानते हैं, मैं झारखंड के उरांव और मुंडाओं की भाषा नहीं जानता हूँ, लेकिन उरांव और मुंडा हो, चाहे खड़िया हो, संताल हो, वो सब लोग हमारी भाषाएं जानते हैं। तो जो ये श्रेष्ठता का घमंड है कि हम सभ्य हैं, जिसकी स्थापना मॉर्गन ने की, और उस स्थापना पे आगे चल करके ये पूरा समाज विकसित हुआ, तो उसने अपने आप को मान लिया कि जो सीमित संसाधनों के साथ, बराबरी के साथ, समानता के साथ, बिना किसी जेंडर, धर्म, रिलीजन, कास्ट की के भेदभाव के खिलाफ जो जी रहा है, जो लड़कियों को नहीं मारता है, जो दहेज नहीं लेता है, जो रंग से घृणा नहीं करता है, क्योंकि वो जंगल में रहता है, उसका रंग हमसे अलग है, उसका रहन सहन हमसे अलग है और हम उससे श्रेष्ठ हैं। इस श्रेष्ठता के दंभ में हमने, और चूंकि हम इस व्यवस्था के इस तरीके से सदियों से जनरेशन बाय जनरेशन आदी हो गए हैं कि उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। साधारण तौर पे एक उदाहरण से हम लोग समझें कि जैसे एक व्यक्ति के एक लड़का भी है, एक लड़की भी है। जब वो लड़के की शादी करता है तो दहेज मांगता है, और जब लड़की की शादी करने जाता है तब वो कहता है कि दहेज बुरा है, दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज बंद हो जाना चाहिए। तो ये जो डुअल कैरेक्टर है, ये जो दोहरी मानसिकता है, जो कथनी और करनी का फर्क है, ये उनके जीवन दर्शन में ही मौजूद है। आप एक तरफ कहेंगे कि यत्र जहाँ नारियों की पूजा होती है वो समाज सबसे बढ़िया है, दूसरी तरफ आप वेश्यालयों को, बार को संस्थागत स्वरूप देंगे। आप इवन थर्ड जेंडर के लिए भी आप कहेंगे कि इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। मतलब वो उनका जो मूल समस्या है उस पर आप बात नहीं करेंगे, उसको भी आप एक संस्थागत रूप देंगे, कानून बनाएंगे उसके लिए और उसके लिए तमाम चीजें खड़ी करेंगे। सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। ये एक उनको भी अंततः एक संस्थाबद्ध रूप प्रदान करके खुश हो जाएंगे कि देखो हम बहुत उदार हैं, हम कितने लोकतांत्रिक हैं। हम पहले देखिए हमने जात पे बात किया, हम धार्मिकता और सांप्रदायिकता पे लड़ते हैं। हम देखिए उसके बाद हमने पिछड़ों पे ध्यान दिया, हमने दलितों को आगे बढ़ाया,
हम अब आज आदिवासियों पे डिस्कोर्स करते हैं और अब हम एलजीबीटी पर भी डिस्कोर्स कर रहे हैं। तो ये हमारे लोकतांत्रिक चेतना और स्वरूप का विकास है कि 3000 साल बाद आके अब हम लोग कह रहे हैं कि देखो हम इतने उदार हैं, इतने विकसित हैं और इतने श्रेष्ठ हैं कि अब हम औरतों पे बात कर रहे हैं, अब हम जेंडर पे बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर पे बात कर रहे हैं, आदिवासी पिछड़ों दलितों और वंचित वर्गों पे बात कर रहे हैं। कल वो नया डिस्कोर्स लाएंगे, देखो हम कुत्तों पे बात कर रहे हैं, हम चिड़ियों पे बात कर रहे हैं, हम बकरियों पे बात कर रहे हैं, हम मेंढक और सांपों पे बात कर रहे हैं। तो वो अपनी उदारता को इस तरीके से और आगे ले जाएंगे और अपना चेहरा, जो उनका कम्युनल चेहरा है, जो उनका रेशियल चेहरा है, जो उनका कैपिटलिस्टिक चेहरा है, जो उनका जेंडर वायस चेहरा है, जो बहुत घृणास्पद चेहरा है इंसानी समाज के लिए, उस पर एक और चमक बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कुछ साल और टिक जाएं, कुछ साल और टिक जाएं। तो ये वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश ये जो मैं इसको कहता हूं कि ये चूहे बिल्ली का खेल है। चूहे बिल्ली का खेल इसलिए है क्योंकि उस समाज के बहुसंख्यक लोग भी उसी जीवन दर्शन से संचालित हो रहे हैं और उसी पेरीफेरी में, उसी सीमा के अंदर मुक्ति देख रहे हैं, जबकि मुक्ति उसके अंदर नहीं है। जो आपका मूल सवाल है सचिन कि क्यों नहीं उसको अपना पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अब औरतों को आप कहिएगा सिंदूर मत लगाओ, सिंदूर लगाते तुम मर्द की प्रॉपर्टी हो जाती हो, तो अब आप उनकी सामाजिक स्थिति को देखिए, वो कहती है सिंदूर नहीं लगाएंगे तो ठीक है हम प्रॉपर्टी से तो बच जाएंगे, लेकिन ये डिक्लेयर हो जाएगा कि मैं तो अभी अनमैरिड हूं और फिर बहुत सारे लोग लाइन मारेंगे, तो हम मजबूरी में लगाते हैं, है ना। तो इस तरह की जो व्यवस्था है हमने बनाई है, और इसलिए जो उनकी श्रेष्ठता का दम है, सभ्य होने का दम है, और जो उनके मूल जीवन दर्शन में है, जो उनके मूल नस्लीय, लैंगिक और धार्मिकता से जो संचालित होती है, जो तय हजारों साल पहले जो दर्शन बना दिया गया है, उसी दर्शन को नए नए रूपों में पेश करके उससे संचालित होना पसंद करते हैं। अब एक नया लड़का, मुझे बहुत आश्चर्य, हम भी जवान थे, है ना, मुझे भी बहुत शौक था कि डोली में बैठ के बारात जाऊंगा, ठीक है, या फिर घोड़ी में चढ़ूंगा, या फिर कार में जाऊंगा बारात। तो जब तक ये भावना हमारे गैर आदिवासी समाज के युवाओं से नहीं जाएगी, आप, इसका मतलब है कि आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। सीखने का मतलब है सुनना, लोगों को सुनना, समाज को सुनना, अपने दार्शनिकों को सुनना, अपने पुरखों बुजुर्गों को सुनना। हमने उनको सुनना बंद कर दिया है। सीधा सीधा इसके लिए हम लोग कहते हैं कि क्या बात करेंगे आपसे, हम में आप में जनरेशन गैप है। तो ये जनरेशन गैप नहीं है, ये सत्ता का क्रिएट किया हुआ गैप है, और इस गैप के कारण, इस दार्शनिकता के कारण, जो अमानवीय अप्राकृतिक दार्शनिकता है, उसके कारण हम लोग, हमारे सामने अच्छी चीजें मौजूद हैं, उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लेना पड़ेगा, जैसा कि 20वीं सदी के अधिकांश दार्शनिक कह रहे हैं। हालांकि उनको सुनने वाले अभी कम हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग कम हैं, लेकिन 20वीं सदी के तमाम दार्शनिकों ने कहा है कि आदिवासियत के अलावा इस पृथ्वी ग्रह के बचाने का किसी में कोई मादा नहीं है। वही इस धरती, सृष्टि, प्रकृति और इंसानी समाज के साथ साथ तमाम प्रकृति और जो वानस्पतिक और जो जीव जगत है, उसकी अहमियत को समझते हैं, उसके होने के अर्थ को समझते हैं, और सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। ये सब लोगों की, और मैं अंतिम बात कहूंगा कि जो मार्क्सवाद की जो मूल अवधारणा है, वो साम्यवाद, जैसा कि मार्क्सवाद ने कोट किया, मार्क्स ने कहा है अपने लेखन में कि दरअसल वे आदिवासी साम्यवाद की बात कर रहे हैं और एक विकसित साम्यवाद की बात कर रहे हैं। तो विकसित का अर्थ सिर्फ भौतिक साधनों का है, और हम जानते हैं कि भौतिक साधन भी अंततः असीमित उत्पादन और दोहन के से जुड़ा हुआ मामला है। तो दुनिया उस निष्कर्ष पे आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि इस निष्कर्ष पे नहीं आई है। कदम बहुत कम लोगों ने बढ़ाया है, लेकिन उनको बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना ये सिर्फ मानव समाज के अस्तित्व का मसला नहीं है, ये तमाम उन तितलियों का मसला है जिनको हमने खो दिया है, जिनको हमने मार दिया है। हमको तितलियों का संहार नहीं दिखाई देता है,
फूलों का संहार नहीं दिखाई देता है, जो हमारे जीवन को रचते और गढ़ते हैं और हमको इंसान बनाए रखते हैं, इस प्रकृति का एक तत्व बनाए रखते हैं। उस तरफ हम लोगों को बढ़ना ही पड़ेगा और यही आदिवासियत का संदेश है। उनके संघर्ष का संदेश ये नहीं है कि आदिवासी को बचाओ, उनका संघर्ष है इस पूरे पृथ्वी प्लैनेट को बचाओ और उसमें रहने वाले तमाम जो तत्व हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए। जी अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 83 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं और बहुत से सवाल जो भी साथियों ने सुना है इसको, और ये सवालों के जो श्रृंखला आ रही है उससे भी साबित होता है कि सभी के जहन में आप जो खलबली मचाते हैं और असहमतियों के लिए भी आप खासी जगह छोड़ते हैं, और असहमति होनी ही चाहिए, कई साथियों ने बताई है। अश्विनी को सुनना इसीलिए एक व्यापक अनुभव होता है। जब भी हम निजी तौर पर भी मिलते हैं तो इनके साथ बातचीत लंबी ही चलती है और संक्षेप में कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी अभी जितनी भी बातें हुई हैं हम चाहेंगे कि उन पर आगे भी साथी अगर चर्चा करना चाहते हैं तो वो संविधान लाइव को भेज सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगले सत्र में हम फिर इस विषय पर और बात करेंगे। अभी के लिए अश्विनी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इतना लंबा समय हमें दिया, और चाहेंगे कि वो आगे भी संविधान लाइव के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ें और अपनी राय हमसे साझा करें, आगे बात करें। मैं बस इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि जो आज बात हुई है वो इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज और संस्कृति में जिस तरह की वो दिक्कतें आई हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह जो अश्विनी ने बहुत आखिर में कोट की कि श्रेष्ठता बोध जो है, मनुष्य होने का श्रेष्ठता बोध भी हमारे भीतर बहुत ज़्यादा आ गया है। एक मनुष्य क्या पृथ्वी पर जितना हक है उतना ही हक किसी अन्य जीव का भी है। वो एक छोटा कोई मच्छर या कोई लार्वा से लेकर किसी अन्य विशाल भील और हाथी जैसे जीवों तक का आता है, और आदिवासी समाज उनके साथ कदमताल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि नागर समाज ने लगातार अड़ंगे डाले हैं, बाधाएं देखी हैं। इनका लंबा इतिहास हम सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं अब ये जरूरी सवाल शहरी युवा मध्य वर्ग इसके साथ निकलकर उन तबकों में भी पहुंचना चाहिए जो कि अपने श्रेष्ठता बोध की ग्रंथि के साथ में पल बढ़ रहे हैं। उसे कैसे तोड़ा जाए, उसके औजार क्या होंगे, वो सब हमें मिलकर खोजने होंगे। इन पर हम बात करते रहेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस पूरे लाइव को सुना, और आगे हमसे जुड़े रहिए। अगली पेशकश में हम जल्दी ही किसी अन्य शख्सियत के साथ में एक नए मसले और नए सवालों के साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जोहार। जोहार, जिंदाबाद।